नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी 11 जुलाई 2020 की वर्कशीट है। और इस वर्कशीट का टॉपिक है मुद्रा एवं साख। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साख को समझ लेते हैं। साख क्रेडिट, साख यानी क्रेडिट साख को हम उधार भी बोलते हैं। एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदाता उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाएं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। अब जो उधार है वो इस आश्वासन पर, इस विश्वास पर दिया जाता है। ऋणदाता होता है जो ऋण देता है, जो उधार देता है, और उधारकर्ता जो उधार लेता है। तो उधार देने वाला उधार लेने वाले को इस विश्वास पर कोई भी धनराशि यानी पैसे, वस्तु और सेवाएं देता है कि वो भविष्य में टाइम पर उनकी पेमेंट कर देगा, उसका भुगतान कर देगा। अब साख की शर्तें क्या होती हैं? तो साख की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला है ब्याज दर, कि कोई भी उधार जो होता है वो किसी न किसी इंटरेस्ट पे दिया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, उसकी ब्याज दर होती है। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए। अब उधार देने वाले ने बोला कि मैं इस पर 5% जो है इंटरेस्ट लूँगा। तो 100 का 5% हमारे कितना हो जाएगा? 5 रुपये। अब जब वो वापस करेगा उसको पैसे, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 105 रुपये। तो इंटरेस्ट लग के उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये ब्याज दर होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा समर्थक ऋण आधार। इसमें क्या होता है कि ऋण लेने के लिए, उधार लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो जैसे कि हमारे घर के कागज़ हो गए, कोई सोना हो गया, इस तरीके की कुछ हमारी चीज़ें जिनको हम गिरवी रख सकते हैं, वो होते हैं हमारे समर्थक ऋण आधार। थर्ड पॉइंट है हमारा आवश्यक दस्तावेज। अब उधार लेने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके बिना जो बैंक है वो हमें लोन नहीं देता। फोर्थ पॉइंट है हमारा भुगतान की प्रक्रिया, कि हम उस जो भी उधार लिया गया है, जो भी ऋण हमने लिया है, लोन लिया है, उसकी पेमेंट किस तरीके से करेंगे। एक तो हो सकता है कि हम सारी की सारी पेमेंट एक साथ इकट्ठे कर दें। कोई हो सकता है कि हम 6 महीने में कर दें, या हर महीने कुछ कुछ हिस्सा करके उस ऋण का, उस लोन का भुगतान कर सकते हैं। तो ये थी 4 साख की शर्तें। अब जो भी हमारा क्रेडिट होता है, साख होता है, उधार होता है, वो उसके अलग अलग रूप होते हैं। कभी कभी ये हमारे लिए एक प्रॉफिट के रूप में, लाभ के रूप में काम करता है, और कभी ये हमारे उसमें लॉस यानी कि हानि के रूप में काम करता है। इन दोनों चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। पहला है साख संपत्ति के रूप में, यानी कि किस तरीके से हमारे लिए जो लोन है वो एक प्रॉफिट के रूप में हमारे काम आता है। त्योहार के दौरान जूता निर्माण सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। अब फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, उसमें सलीम को बहुत बड़ी मात्रा में जूता बनाने का ऑर्डर मिलता है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है। अब ऑर्डर इतना ज़्यादा होता है कि उसको एक्स्ट्रा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, और उसे कच्चा माल ख़रीदना पड़ता है। अब इतना बड़ा ऑर्डर के लिए उसके पास कच्चा माल है नहीं, तो वो कच्चा माल खरीदेगा। वह आपूर्तिकर्ता को तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहते हैं। तो जो उसका सप्लायर है वो उसको बोलता है कि मेरे को चमड़ा चाहिए और अभी आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए, लेकिन अभी पैसे नहीं होने की वजह से मैं आपको इसकी पेमेंट बाद में करूँगा। उसका आश्वासन वो दिलाता है, उसका विश्वास वो उसको दिलाता है। उसके बाद वह व्यापारी से भी कुछ उधार ले लेता है और उसके ऑर्डर को महीने के अंत तक कंप्लीट कर देता है। तो इस महीने में वो पूरा कर देता है अपना ऑर्डर, और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में वो बहुत अच्छा लाभ कमाता है, और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान वो कर देता है टाइम से। तो अब यहाँ देखिए, उसने जो वो उधार लिया था, उस उधार से उसने अपना काम जो है अच्छे से किया। उसको उधार की हेल्प से वो अपना काम टाइम से पूरा कर पाया, और बहुत ही ज़्यादा उसने प्रॉफिट भी कमाया, और इस प्रॉफिट से उसने अपने उधार जो ली गई थी राशि, उसकी पेमेंट भी टाइम से कर दी। तो यहाँ पर जो हमारा उधार था वो संपत्ति के रूप में हमारे काम आया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है हमारा साख ऋण जाल के रूप में। अब ऋण जाल जो होता है उस मतलब यहाँ पर ये हमारा जो उधार है वो हानि के रूप में, लॉस के रूप में काम करते हैं।
एक किसान स्वप्ना कृषि के खर्च को वहन करने के लिए साहूकार से उधार लेती है। अब ये किसान है स्वप्ना, उसको अपने खेत में कृषि करनी है, खेती करने के लिए उस खेती के खर्च को करने के लिए वो साहूकार से उधार लेती है पैसे। अब उधार लेने के बाद वो अपनी खेती शुरू करती है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, फसल कीड़ों या किसी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती हैं। या तो कीड़े लग जाते हैं फसल में या फिर किसी और वजह से वो बर्बाद हो जाती है। ऐसे में वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। अब फसल ख़राब हो गई, उसके पास तो पहले ही पैसे नहीं थे, अब और पैसे नहीं है फसल ख़राब होने की वजह से। उसने पहले ही उधार ले रखा है और अपने घर का खर्च चलाने के लिए उसको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में वो क्या करेगी, अब किसी और से और उधार लेगी और जो पहला लिया हुआ ऋण है, उधार है, उसका भी भुगतान वो नहीं कर पा रही, तो वो ब्याज के साथ साथ और उसका ऋण बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर साख जो वो ऋण जाल के रूप में काम करती है, हानि के रूप में काम करती है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं स्वयं सहायता समूह के कार्य। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्वयं सहायता समूह होते क्या हैं। तो ज़्यादातर ये जो है ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि गांव के कुछ लोग आपस में मिलकर अपनी जो बचत होती है उसको अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ये लोग, और अपनी बचत को वहाँ पर इकट्ठा करते रहते हैं। तो सब अपनी थोड़ी थोड़ी बचत को जमा करते हैं और जब किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से लोन उनको प्रोवाइड कराया जाता है, उधार उसको वहाँ से दिया जाता है। अब इनके कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसका पहला कार्य है कम ब्याज दर पर ऋण देना। यानी कि जो भी उधार दिया जाता है उस पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ब्याज दर बहुत कम लगती है। दूसरा है कि बिना समर्थक ऋणाधार ऋण देना। ये यहाँ पर कुछ भी चीज़ें गिरवी नहीं रखवाते हैं, बिना सामान गिरवी रखवाए ऋण दे देते हैं। थर्ड पॉइंट है सदस्यों की जमा पूंजी इकट्ठा करना। तो जो भी मेंबर होते हैं उनकी सदस्यों की जो भी पूंजी होती है उसको इकट्ठा करते हैं, जो वो बचत करते हैं उसको इकट्ठा करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि ग्रामीण निर्धन विशेषकर महिलाओं को एकत्रित करना। जो गांव के गरीब लोग होते हैं और विशेषकर जो लेडीज़ होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको इकट्ठा करना और उनकी हेल्प करना। और नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, कि जो भी सामाजिक मुद्दे हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समाज के लिए क्या चल रहा है, हमें क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, क्या उनका समाधान है, इन तरीके के सामाजिक मुद्दों पर वह चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा साख की शर्तों से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर ही है कि साख की शर्तें क्या होती हैं। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्वयं सहायता समूह के महत्व पर एक नोट लिखें। स्वयं सहायता समूह के कार्य हमने यहाँ पर पढ़े, ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, यही इसके महत्व हो जाएंगे। इनको थोड़ा सा डिटेल में हमें लिखना है कि कम ब्याज दर पर ऋण देते हैं ये, जिससे कि ब्याज जो है वो सस्ता होता है, ज़्यादा बर्डन नहीं आता है ऋण लेने वाले पर। दूसरा, बिना समर्थक ऋणाधार के कुछ भी हमें गिरवी नहीं रखना पड़ता है, हमारी जो पूंजी होती है उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं वो, और गरीब निर्धन महिलाओं की और गांव के गरीब लोगों की भी हेल्प करते हैं और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा करके उसके सॉल्यूशन भी वो ढूंढते हैं। इस तरीके से हम इसमें नोट लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ऋण जाल कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे हमने स्वप्ना का एग्जाम्पल देखा था कि ऋण जाल कैसे उत्पन्न होता है। जब हम किसी काम को करने के लिए कोई ऋण लेते हैं और वो काम जो है हमारा नहीं हो पाता है, उसमें हमारी हानि हो जाती है, काम ही बर्बाद हो जाता है, और तो फिर हम उस ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं और ऋण जो है ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से ऋण जाल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सलीम के जीवन में साख ने सकारात्मक भूमिका निभाई, इसी प्रकार अपने आसपास परिवार या संबंधियों के जीवन में साख की सकारात्मक भूमिका का कोई 2 अन्य उदाहरण दीजिए। अब हमने सलीम का यहाँ एग्जाम्पल पढ़ा था जिसने साख ने उधार ने उसके लिए प्रॉफिट के रूप में काम किया था, सकारात्मक पॉजिटिव भूमिका निभाई थी। तो इसी तरीके से आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई भी 2 एग्जाम्पल। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ, आपके भी कुछ एग्जाम्पल खुद के भी हो सकते हैं। कि पहला, जैसे एक व्यक्ति ने जो बहुत गरीब था उसने ई रिक्शा के लिए
बैंक से लोन लिया कि ई रिक्शा मैं लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूँ उस रिक्शा को चलाकर। जब उसने ई रिक्शा के लिए लोन लिया, फिर उसने ई रिक्शा चलानी शुरू की, तो उसको जो कमाई हुई धीरे धीरे उसको प्रॉफिट होता गया और उसने धीरे धीरे अपने लोन की पेमेंट कर दी, उसको उसका जो भी लोन था उसको चुका दिया। और उसके बाद वो अपने पैसे, रिक्शा भी उसकी हो गई क्योंकि उसने पेमेंट पूरी कर दी, और जो उसके बाद प्रॉफिट आता गया उससे वो अपना घर चलाता गया और उससे पैसा इकट्ठा करता गया। अब यहाँ पर ये सकारात्मक भूमिका निभाई उधार ने, साख ने। दूसरा एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान खोलने के लिए ऋण लिया, उस दुकान उसने ऋण की सहायता से खोली, उधार की सहायता से। अब उसने जब वो दुकान स्टार्ट की तो उसको प्रॉफिट होता गया, धीरे धीरे उसने अपने ऋण की पेमेंट की और फिर उसके बाद वो दुकान में प्रॉफिट कमाता गया, जिससे उसको डेली लाभ हुआ। और इस तरीके से यहाँ पर भी साख ने उसके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हैव अ गुड डे बच्चों।